नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। सबसे पहले नजर डालते हैं लोकसभा से जुड़ी खबरों पर। लोकसभा में सरकार के खिलाफ कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर मंगलवार को शुरू हुई चर्चा बुधवार को भी जारी रही। चर्चा में कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी देश में नफरत और घृणा को बढ़ावा दे रही है। मणिपुर जल रहा है और प्रधानमंत्री चुप है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि आज की सच्चाई है कि मणिपुर को सरकार ने बांट दिया है। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि कांग्रेस का इतिहास खून से सना हुआ है और विपक्ष को महिला सुरक्षा, गरीब कल्याण, नौजवानों के हितों और देश के विकास से कोई सरोकार नहीं है। राहुल गांधी ने मणिपुर की स्थिति को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा प्रहार किया और आरोप लगाया कि पूर्वोत्तर के इस राज्य में भारत माता की हत्या की गई है और ऐसा करने वाले लोग देशद्रोही हैं। सत्ता पक्ष के सदस्यों की टोका-टोकी के बीच कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि भारत एक आवाज है और अगर इस आवाज को सुनना है तो अहंकार और नफरत को त्यागना होगा। उन्होंने लोकसभा सदस्यता बहाल होने के बाद सदन में यह अपना वक्तव्य दिया और सदस्यता बहाल करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष का आभार भी व्यक्त किया। राहुल गांधी के वक्तव्य के दौरान सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच कई बार तीखी नोकझोंक हुई। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि पूरे देश ने देखा कि राहुल गांधी ने भारत माता की हत्या की बात की और कांग्रेस के सांसद मेज थपथपा रहे थे। संसदीय इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। उन्होंने राहुल गांधी के एक बयान के जवाब में कहा कि मणिपुर खंडित नहीं है, विभाजित नहीं है, वो देश का अभिन्न अंग है। स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि सिखों के साथ इंसाफ किया ना ही नौजवानों, किसानों के हितों की चिंता की और ना ही महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान दिया। स्मृति ईरानी ने यह दावा भी किया कि उनसे पहले के वक्ता कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सदन से जाते हुए अभद्र आचरण दर्शाया है और ऐसा आचरण संसद में कभी नहीं देखा गया। चर्चा में हिस्सा लेते हुए वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के मिथुन रेड्डी ने कहा कि मणिपुर में जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। जदयू के राजीव रंजन सिंह ने प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहा कि सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा अन्य राज्यों की छोटी मोटी घटनाओं का उल्लेख करके मणिपुर की घटनाओं को जायज ठहराना सही नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि चर्चा में सत्ता पक्ष की ओर से किसी ने मणिपुर पर एक शब्द नहीं बोला। सिंह ने मणिपुर के अपने दौरे का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य में दो समुदायों के बीच इतनी घृणा है कि उसे पाटना बहुत मुश्किल है। वहां दोनों समुदाय के लोगों में विश्वास की कमी है। चर्चा में हिस्सा लेते हुए भारतीय जनता पार्टी के रामकृपाल यादव ने विपक्ष के गठबंधन इंडिया पर निशाना साधते हुए कहा कि इसमें भ्रष्टाचारी, वंशवादी और तुष्टीकरण वाली पार्टियां भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि एक गरीब और पिछड़े परिवार से आने वाले प्रधानमंत्री के खिलाफ यह अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है क्योंकि इनके मन में पिछड़े वर्गों के लिए कोई जगह नहीं है। यादव ने कहा कि कांग्रेस की सरकारों ने सालों तक ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने की मांग को पूरा नहीं किया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस काम को अंजाम दिया। वहीं तृणमूल कांग्रेस की काकोली घोष दस्तीदार ने कहा कि सत्ता पक्ष के लोगों ने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए सिर्फ सत्ता का बखान किया है और मणिपुर की स्थिति के बारे में कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि मणिपुर में हजारों घरों को आग लगा दी गई, सैकड़ों लोगों की हत्या कर दी गई, लेकिन सरकार ने ठोस कदम नहीं उठाया। चर्चा में हिस्सा लेते हुए द्रमुक की कनिमोई ने मणिपुर की स्थिति को लेकर आरोप लगाया कि सरकार ने सच्चाई छिपाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने देश में बेरोजगारी और कई अन्य आंकड़ों को जारी ही नहीं किया। भारत राष्ट्र समिति के नमा नागेश्वर राव ने कहा कि मणिपुर में जो हुआ है वो पूरे देश के लिए शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि मणिपुर में शांति बहाल हो। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि सरकार का काम करने का तरीका देश को खतरे में डाल रहा है और सरकार को नफरत छोड़कर मोहब्बत की बात करनी होगी। उन्होंने घाटी में कश्मीरी पंडितों के खिलाफ हिंसा को देश के इतिहास का काला अध्याय बताते हुए कहा कि क्या सरकार बताएगी कि पिछले 10 सालों में उसने कितने कश्मीरी पंडितों की वापसी कराई है। इस पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आपत्ति जताते हुए कहा कि यह कहना गलत है कि कश्मीरी पंडितों की वापसी के लिए इस सरकार ने कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि विपक्षी सदस्य गुमराह कर रहे हैं। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस अविश्वास प्रस्ताव का उद्देश्य
केवल जनता में भ्रांति पैदा करना है और यह जनता की इच्छाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता। उन्होंने कहा कि देश में कहीं भी सरकार के खिलाफ अविश्वास की हल्की सी झलक भी नहीं दिखाई देती। अमित शाह ने कहा कि इस सदन के माध्यम से पूरे देश की जनता को मैं बताना चाहता हूं कि आजादी के बाद किसी एक नेता में जनता ने यदि सबसे अधिक विश्वास दिखाया है तो वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार के 9 सालों के कार्यकाल में 50 निर्णय ऐसे लिए गए हैं जो युगांतरकारी हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण को हटाकर परफॉर्मेंस की राजनीति को तरजीह दी है। उन्होंने ये भी कहा कि इससे पहले प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह के नेतृत्व में वाली कांग्रेस की सरकारों के खिलाफ जब अविश्वास प्रस्ताव लाए गए थे तो धन बल से सत्ता में बने रहने की कोशिशें की गई। अमित शाह ने कहा कि वहीं अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक मत से गिर गई, लेकिन उन्होंने सिद्धांतों को नहीं त्यागा। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस किसानों के कर्ज माफी की बात करती है, लेकिन हम ऋण मुक्ति में नहीं बल्कि ऐसी व्यवस्था बनाने में विश्वास रखते हैं कि किसानों को कर्ज लेना ही ना पड़े। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी सरकार ने देश के 14.5 करोड़ किसानों के खातों में सम्मान के साथ 2.40 लाख करोड़ रुपए दिए। अमित शाह ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के समय देश के 80 करोड़ गरीबों को खाद्यान्न मुफ्त में उपलब्ध कराया गया, जो कि आज तक भी दिया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री ने सेना के सम्मान में 1 रैंक 1 पेंशन का निर्णय लिया। इस सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल और एयर स्ट्राइक कर उसके घर में घुसकर जवाब दिया। अमित शाह ने कहा कि पहले गरीबों को मिलने वाले धन में कमीशन और कट की प्रथा थी, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने गरीबों के जनधन खातों में सीधे 25 लाख करोड़ रुपए पहुंचाए। उन्होंने कहा कि भाजपा नीत राजग को 2 बार देश में राष्ट्रपति बनाने का मौका मिला तो एक बार दलित को और एक बार आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया गया। अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिलाया। गृह मंत्री ने कहा कि राजग के पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 6 सालों के कार्यकाल में भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया में 15वें स्थान से 11वें स्थान पर पहुंचाया, लेकिन मनमोहन सिंह की कांग्रेस नीत राजग सरकार में यह 12वें स्थान पर पहुंच गई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने 9 साल में देश की अर्थव्यवस्था को 12वें स्थान में से 5वें स्थान पर पहुंचाया। अमित शाह ने यह भी कहा कि 2027 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। और आइए अब आपको बताते हैं संसद के उच्च सदन यानी कि राज्यसभा से जुड़ी हुई जानकारी। राज्यसभा में बुधवार को विपक्ष के हंगामे के बाद भी भोजनावकाश के बाद विधायी कार्य संपन्न हुए। एक के बाद एक 4 बेहद महत्वपूर्ण विधेयक सदन पटल पर रखे गए। विभिन्न दलों के सांसदों ने चर्चा में भाग लिया। चारों विधेयक ध्वनि मत से पारित हुए। जनहित को ध्यान में रखते हुए चारों विधेयक के कानून के रूप में आकार लेने के बाद सरकार जनोपयोगी योजनाओं को मूर्त रूप दे सकेगी। छत्तीसगढ़ के महारा और महारा समुदायों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने वाले विधेयक को राज्यसभा ने मंजूरी दे दी है। बुधवार को सदन संशोधन विधेयक 2023 को मंजूरी दी है। यह विधेयक छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति और संशोधन के लिए संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 में संशोधन करता है। विधेयक में छत्तीसगढ़ में महारा और महारा समुदायों को एससी की सूची में शामिल किया गया है। महारा और महारा समुदायों को केवल मात्रा की गलतियों की वजह से 2 दशक से भी ज्यादा समय तक आरक्षण के प्रावधानों से बाहर रखा गया था, जिससे समाज को सामाजिक न्याय की किसी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा था। केंद्र की मोदी सरकार ने छत्तीसगढ़ की इन अनुसूचित जाति वर्ग की बात को सुनते हुए न सिर्फ उनकी मांगों को कानूनी रूप से उच्च सदन के माध्यम से बुधवार को पूर्ण किया, बल्कि उन्हें सामाजिक न्याय देने में महत्वपूर्ण भूमिका भी अदा की है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र ने विधेयक को बहस के लिए सदन के पटल पर रखा, जिससे बीजेडी, टीडीपी, वाईएसआर कांग्रेस, तमिल मनीला कांग्रेस, एआईएडीएमके सहित अन्य दलों के सांसदों ने पूर्ण समर्थन देकर विधेयक को पारित होने में भूमिका अदा की। बीजेपी से सांसद सुलता देव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में अब 36 बिरादरियों को अनुसूचित जाति वर्ग का लाभ मिल सकेगा। उन्हें नौकरी, शिक्षा, रोजगार के लिए ऋण में ऐसे प्रावधानों के तहत उचित आरक्षण का लाभ मिल सकेगा, वो भी
देश के विकास में अपना सहयोग दे सकेंगे। भाजपा के डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी, टीडीपी के कनक मेडला, रविंद्र कुमार, वाईएसआर कांग्रेस के सुभाष चंद्र बोस पिल्ली और अन्य सांसदों ने केंद्र की मोदी सरकार की सराहना करते हुए कहा कि लंबे समय से इन बिरादरियों को महज स्पेलिंग मिस्टेक के चलते, यानी कि मात्रा की गलती की वजह से आरक्षण का लाभ नहीं मिल सका था। ऐसी त्रुटियों को दुरुस्त कर समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी देश की मूल धारा में शामिल करने का जो कार्य किया गया है, जो हाथ थामा गया है, ये वाकई प्रशंसा के काबिल है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने संशोधन विधेयक पर सांसदों के समर्थन का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि देश जब तरक्की और विकास की नई नित इबारत लिख रहा है, ऐसे में अपने परिश्रम से समाज में अपना स्थान बनाने वाले अनुसूचित जाति वर्ग का भी उतना ही ख्याल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखा है। ये उन सबका साथ सबका विकास के नारे को साकार करता है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की आबादी भी अब समझ रही है कि मोदी है तो मुमकिन है। छत्तीसगढ़ की संबंधित बिरादरी को अनुसूचित जाति वर्ग में शामिल होने पर बधाई देते हुए केंद्रीय मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि वो अब एससी आरक्षण का लाभ लेकर उत्तरोत्तर विकास में देश की मदद करेंगे। देश के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान एवं तकनीकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अनुसंधान राष्ट्रीय शोध संस्थान प्रतिष्ठान 2023 विधेयक को राज्यसभा के पटल पर रखा। विभिन्न दलों के सांसदों के चर्चा के बाद जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अनुसंधान पर पहले की सरकारों को न के बराबर ध्यान उन्होंने दिया। मोदी सरकार केंद्र में आने के बाद, यानी कि मोदी सरकार के आने के बाद न केवल निजी क्षेत्रों के साथ अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने तेजी से कदमताल किया, बल्कि बजटीय प्रावधानों को भी लगातार बढ़ाया गया। यही वजह है कि चंद्रयान जैसे स्पेस प्रोजेक्ट्स हों या कोरोना जैसी महामारी, इन सब से लड़ने के लिए भारत निर्मित कोरोना वैक्सीन हो, जनहित की बड़ी योजनाओं के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जन सरोकार, जन कल्याण की पॉलिसी लगातार आकार ले रही है। उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी राष्ट्र के विकास में अनुसंधान का बड़ा महत्व है। इसलिए वर्ष 2047 में जब हम आजादी के 100 साल मना रहे होंगे, तब तक भारत पूर्ण रूप से विकसित राष्ट्र बन सके, इसी प्रयास के तहत अनुसंधान को प्रधानमंत्री ने विशेष प्रोत्साहन लगातार दिया है। अनुसंधान राष्ट्रीय शोध संस्थान प्रतिष्ठान 2023 विधेयक लोकसभा से पहले ही पारित हो चुका है। बुधवार को सांसदों ने राज्यसभा में भी मेजें थपथपाकर विधेयक को पारित कराया। तेजी से बढ़ते डिजिटल ट्रांजैक्शन के इस युग में आम आदमी की निजता का हनन ना हो, उनके डेटा का संरक्षण हो, इस रीति नीति के तहत सूचना एवं तकनीकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण विधेयक 2023 को पारित कराने का सदन से अनुरोध किया। विभिन्न दलों के सांसदों के सवालों के जवाब में केंद्रीय मंत्री ने सदन को आश्वस्त किया कि विधेयक के कानून बनने के बाद भारत एकमात्र ऐसा राष्ट्र होगा जहां आम आदमी की डिजिटल प्राइवेसी का कानूनन संरक्षण हो सकेगा। उन्होंने यह भी कहा कि देश की 90% आबादी किसी न किसी तरह से डिजिटली कनेक्टेड है। बड़ी संख्या में देश में लोग डिजिटल पेमेंट विंडोज का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्यक्तिगत रूप से चाहते हैं कि देश के नागरिकों के निजता का हनन किसी भी स्तर पर ना हो। इसके लिए विधेयक को भिन्न भिन्न कमेटियों की कसौटी पर कसने के बाद सदन के पटल पर आज रखा गया। विधेयक को आकार लेने में 5 सालों का लंबा विमर्श समय लगा। विधेयक को ध्वनिमत से पारित करा दिया गया। मछुआरों को लाभ देने और देश में मत्स्य पालन में नई क्रांति लाने के तटीय जल कृषि प्राधिकरण संशोधन विधेयक 2023 भी राज्यसभा ने एक मत से पारित कराया। विधेयक केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने सदन के पटल पर विधेयक को रखा। उन्होंने सदन को जानकारी देते हुए बताया कि मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 20,000 करोड़ रुपए, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए 8,000 करोड़ रुपए और ब्लू रिवॉल्यूशन के लिए 5,000 करोड़ रुपए का अलग से प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि पहली बार होगा जब इस विधेयक को तैयार करने के लिए संसदीय स्थायी समिति की 56 सिफारिशों में से 45 को समाहित किया गया है।
विधेयक को पारित करने से पहले मूल रूप से कोस्टल एरिया के विभिन्न दलों के सांसदों ने चर्चा में सहभागिता निभाई। आप जरा सोचिए कि संसद की जो पूरी प्रक्रिया है किस तरह से अंजाम दी जाती है। एक मत से राज्यसभा में तटीय जल कृषि प्राधिकरण संशोधन विधेयक 2023 को सांसदों ने पारित कराया। चर्चा आरंभ होने के ठीक पहले विपक्षी सदस्यों ने मणिपुर हिंसा पर नियम 267 के तहत चर्चा नहीं कराए जाने के विरोध में सदन से बायकॉट किया। विधेयक पारित होने के बाद राज्यसभा में सांसदों को अलग अलग विषयों पर विशेष उल्लेख करने का अवसर भी बुधवार को मिला। और इसी के साथ संसद समाचार में रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए हमारे साथ।